अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए साइंस का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो ये आप लोगों का टेस्ट भी है और रिवीजन भी है, क्योंकि इस टेस्ट में मैं आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि आज शाम को आप लोगों का साइंस का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होंगे और 5 क्वेश्चंस आप लोगों के केमिस्ट्री के होंगे। तो मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 15 या 20 सेकंड बाद में आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगा, जिससे आप अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और इससे पहले जब मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था तो वहाँ भी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उस क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग अपना पूरा ध्यान टेस्ट में लगाइएगा, आपस में बात मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व करवाया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही करेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5। अब ये 5 कैसे हुआ ये मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे नीले थोथे की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, CuSO4.5H2O। ये नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब आपसे यहां पे पूछा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूले में जल कहाँ पे दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे H2O दिख रहा है ना। H2O किसका फॉर्मूला होता है, जल का ही तो होता है। और यहाँ पे देखिए H2O के पहले क्या लिखा है, 5H2O लिखा हुआ है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। यानी नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है 5। तो अगर आपको नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला याद है तब आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैंने केमिकल फॉर्मूले के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको सभी केमिकल फॉर्मूले डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 5। और आशा करता हूं कि सभी लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट दिया होगा। अब यहाँ पे बात आई है नीले थोथे की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम मैं आपको बता देता हूं। इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये भी ध्यान रखिएगा।
तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही करेंगे। क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रांतिक कोण से ज़्यादा। ठीक है, क्या होता है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण। आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। किससे, आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन सी। ध्यान रखिएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C के मान से अधिक होता है, अर्थात I इज ग्रेटर देन C होता है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है और ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से आर्द्रता ग्राही पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से आर्द्रता ग्राही पदार्थ कौन सा है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही देंगे। अब यहाँ पे आर्द्रता ग्राही पदार्थ लिखा हुआ है। तो आर्द्रता ग्राही पदार्थ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आर्द्रता ग्राही पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो नम वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रता ग्राही पदार्थ कहलाते हैं, यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो ये भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिना बुझा चूना। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बिना बुझा चूना लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बिना बुझा चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे मैंने पूछा है कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार कराया है। एक बार तो मैंने आप लोगों से टेस्ट में ही पूछा था और एक बार मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन कराया था। तो क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है।
चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है? तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक आप लोगों का होता है जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये आपका होता है गुरुत्वीय विभव का मात्रक। तो क्या ये आपको ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है? तो ऑप्शन में आपका ये दिया ही नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है? जूल पर किलोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? आपको बताना है कि अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा। चार ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार करवाया हुआ है, तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही करेंगे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं इस वीडियो में आप लोगों से उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछूंगा जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों के क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NH4OH। अब यहाँ पे NH4OH लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसको हम जानते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या कहा है? अमोनिया को पानी में घोलने पर। तो सबसे पहले आपको अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला आपका होता है NH3। मैंने आपको कई बार बताया है, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। और किसमें? पानी में घोलने पर। तो पानी का क्या होता है? जल का होता है H2O, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी हम रिएक्शन कराएंगे तो NH3 प्लस H2O गेप्स, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा NH4 और OH, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और जो हमें यहाँ पे NH4OH मिला हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो NH4OH ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक न्यूमेरिकल है और मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में sin 42 डिग्री इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। तो जो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे दी है, इसका काम हमें लगेगा, इसका यूज हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्रांतिक कोण पूछा हुआ है, तो क्रांतिक कोण को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया हुआ था, एक क्वेश्चन वहाँ पे आया था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो कांच का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया है? 3/2 दिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा, हमें यहाँ पे C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्मूला आपका होता है N इज इक्वल टू 1/sin C,
ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्रांतिक कोण की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी सी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/n। अब जो n की वैल्यू यहाँ पे 3/2 दी गई है क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले में ले जाके रख देंगे साइन सी इज इक्वल टू 1/n वाले में। तो चलिए आगे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो साइन सी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1/n होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 3/2 दी गई है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। साइन सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू अब आपका 1 और अपॉन में आपका हो जाएगा 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3/2 को ऊपर भेजेंगे। जब ऊपर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा और क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी साइन सी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 2/3 मिला। क्या मिला हमें यहाँ पे, साइन सी इज इक्वल टू हमें मिला 2/3। अब यहाँ पे देखिए साइन 42, यानी जैसा कि आप देख सकते हैं 2/3, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपकी बराबर है साइन 42 डिग्री के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री हो जाएगा। यानी C इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 42 डिग्री मिल जाएगा। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू आपको 2/3 पहले ही दिया था। जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो साइन C इज इक्वल टू हमें 2/3 मिला, ठीक है। और 2/3 ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन 42 के ना, साइन 42 डिग्री के। तो साइन C की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन 42 डिग्री को रख सकते हैं। देखिए साइन तो आपका ऐसे ही है और C की वैल्यू 42 डिग्री, ये हमें मिल गई ना। तो 42 डिग्री ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट ही किया होगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका केमिस्ट्री का है और पेरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है। और पेरियोडिक टेबल वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु क्रमांक 50 से 71 तक के तत्व कहलाते हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि परमाणु क्रमांक 50 से 71 तक के तत्व कहलाते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक बार सॉल्व कराया है जब मैंने आपको पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो मैक्सिमम लोगों ने अभी तक अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर परमाणु क्रमांक 50 से 71 तक के तत्व कहलाते क्या हैं, तो ये आपके कहलाते हैं लेंथेनाइड। क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते। ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्या कहलाते हैं, लेंथेनाइड कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लेंथेनाइड ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे आपको क्षार धातु दिया है, एक्टिनाइड दिया हुआ है, पी ब्लॉक के तत्व दिया है, लेकिन लेंथेनाइड तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। अब ये जो आपका कैपिटल जी है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपका है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो आपको बताना है कि इसका मान किसने ज्ञात किया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा।
और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार करवाया हुआ है। एक बार जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ाया था और एक बार मैंने आप लोगों से टेस्ट में ही पूछा था। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैवेंडिश ने। यानी जो आपका ये कैपिटल जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान किसने ज्ञात किया था? इसका मान ज्ञात किया था कैवेंडिश ने। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट दिया होगा। अब यहाँ पे कैपिटल जी लिखा हुआ है, इसका मान आखिर होता क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा जो आपका यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी है, इसका मान क्या होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो ये कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन है आपका कि मैथिल रेड का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि मैथिल रेड का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। अब यहाँ पे मैथिल रेड लिखा हुआ है, आखिर ये होता क्या है? तो ये एक इंडिकेटर है, यानी सूचक है। मैंने आपको एसिड बेस वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के आंसर को करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ कि मैथिल रेड का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर मैथिल रेड का क्षारीय माध्यम में रंग क्या होता है? जो मैथिल रेड होता है, इसका क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, तो पीला ये आपको ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लाल है, गुलाबी है, नीला है, लेकिन यहाँ पे पीला तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट दिया होगा। तो आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जो क्वेश्चन आपको आता रहेगा उसको भी आप एंट्रेंस एग्जाम में गलत करके आएंगे, तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। इसीलिए मैं अब आप लोगों का डेली टेस्ट लूँगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर देंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। और जो इससे पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जब एक समतल दर्पण को अल्फा तक घुमाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब एक समतल दर्पण को कोण अल्फा तक घुमाया जाता है, परावर्तित किरण 2 अल्फा कोण घूम जाती है, तब प्रतिबिंब की माप होगी। आपको यहाँ पे प्रतिबिंब की माप बतानी है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब एक समतल दर्पण को कोण अल्फा तक घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 अल्फा कोण घूम जाती है, तब प्रतिबिंब की माप होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी समान। ठीक है, प्रतिबिंब की जो माप होगी वो समान ही होगी। अब समान क्यों होगी इसका रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि समतल दर्पण के घूमने पर प्रतिबिंब की माप नहीं बदलती है। आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि समतल दर्पण के घूमने पर प्रतिबिंब की माप नहीं बदलती। जब प्रतिबिंब की माप नहीं बदलती तो समान ही रहेगा। ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। अब चलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन क्या है कि लॉरिल अल्कोहल का सूत्र है। आपको यहाँ पे लॉरिल अल्कोहल का सूत्र बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि लॉरिल अल्कोहल का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूं, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल तो मैंने आप लोगों का टेस्ट नहीं लिया था, उसके पहले मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया था। तो उसी दिन का ये क्वेश्चन आप लोगों का है जो मैंने आप लोगों से पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया था। बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी धोने का सोडा। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो जो आपका यहाँ पे धोने का सोडा है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे Na2CO3.10H2O, यहाँ पे H2O आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धोने का सोडा। और इसके अलावा जो आपके अदर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं इनमें जल नहीं आएगा, ठीक है। इनका केमिकल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है और आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी धोने का सोडा। और मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे धोने का सोडा यानी धावन सोडे की बात आई है, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।